Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सी जसमीत सिंह अरोड़ा और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सी जसमीत सिंह पे। बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हो, हम नवंबर 2020 एंड मई 2021 के लिए जीएसटी क्लासेस अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे। फुल्ली अमेंडेड क्लासेस हैं जिसका बेनिफिट आप ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसी सीरीज की आज ये नेक्स्ट क्लास है। आज की क्लास में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाले टाइम पे बहुत ही अच्छा कंटेंट इस चैनल पे मिलने वाला है। क्लियर है। और अगर आपने ऑलरेडी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो भाई साहब इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जैसे आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है इसी तरीके से बाकी बच्चों तक भी ये बेनिफिट पहुंचाइए। जितने ज़्यादा लोग हमें देखेंगे, जितना ज़्यादा व्यू टाइम मिलेगा, जितना ज़्यादा वॉच टाइम मिलेगा, उतना ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए अच्छा काम करने के लिए। क्लियर है ना। तो भले भैया मॉनेटरी कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, एक इमोशनल फैक्टर आप लोग के साथ जुड़ा हुआ है और वो इमोशनल फैक्टर आप लोग जब तक फुलफिल नहीं करेंगे तब तक वीडियोस अपलोड करने में बच्चों मजा नहीं आएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए जो इस क्लास में यूज हुए हैं तो वो नोट्स के लिए आप प्रोफेशनल्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोर में जीएसटी ई बुक नाम से अवेलेबल है, उसे आप लोग परचेज कर सकते हैं। फुल्ली अमेंडेड ई बुक है, ठीक है ना। फटाफट से बेनिफिट उठाइए इन क्लासेस का। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। और पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दूं कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास काम में आने वाली हैं इस चैप्टर में, जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा फ्लो जो है वो प्रॉपर बना रहे। विनोद हैं, इन्होंने गुड्स सप्लाई करे हैं। विनोद जी ने गुड्स सप्लाई करे हैं मिस्टर राम को, ठीक है ना। इन्होंने गुड्स सप्लाई करे हैं मिस्टर राम को और इन्हें इनवॉइस दिया है और उस इनवॉइस में जो गुड्स का वैल्यू लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ₹1 लाख और इस पे जीएसटी लगाया गया है ₹18,000 का। टोटल वैल्यू हो गई ₹1,18,000, ठीक है। इस चैप्टर में हमें यह समझना है कि ये जो 18,000 रुपए का जीएसटी लगा है इसका क्या होने वाला है। ये जो 18,000 रुपीज का जीएसटी है, ये जो 18,000 रुपीज का जीएसटी है, ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है। ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है विनोद की। ये जो आपका जीएसटी लगा है 18,000 रुपीज का, दिस 18,000 रुपीज इज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। दिस इज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी फॉर विनोद। And this 18,000 rupees is input tax credit. Input tax credit for RAM. ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है, मुझे पता है। नया क्या है इसमें? नया ये है कि विनोद क्या करेगा। सर विनोद अपनी ये इंफॉर्मेशन, अपनी इस आउटपुट सप्लाई की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा रिटर्न फाइल करके, जिसे हम बोलते हैं GSTR1। इस GSTR1 का पर्पस क्या है? सर ये गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देने के लिए फाइल करी जाती है कि हमने आउटवर्ड सप्लाई कितनी करी है। तो विनोद गवर्नमेंट के पास GSTR1 फाइल करेगा जिसमें वो गवर्नमेंट को बताएगा कि उसने कितने रुपए का सप्लाई किया है, आउटवर्ड सप्लाई किया है। और राम जो है ये ITC क्लेम करने के लिए क्या करेगा? सर गवर्नमेंट के पास एक रिटर्न फाइल करेगा GSTR3B। क्या फाइल करेगा? GSTR3B।
ये GSTR3B में कौन सी इंफॉर्मेशन होगी? सर इस GSTR3B में आउटवर्ड सप्लाई की इंफॉर्मेशन होगी, इसमें इनवर्ड सप्लाई की इंफॉर्मेशन होगी, इसमें कितना आईटीसी हमारे पास है इसकी इंफॉर्मेशन होगी, हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या है इसकी इंफॉर्मेशन होगी, हमें नेट कितना पेमेंट करना है आईटीसी एडजस्ट करने के बाद उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी। ये पूरा एक समरी स्टेटमेंट फॉर्म में जाता है जिसमें हम गवर्नमेंट को हमारी टोटल आउटवर्ड सप्लाई बताते हैं, टोटल इनवर्ड सप्लाई बताते हैं, हमारे पास टोटल आईटीसी कितना है ये बताते हैं, हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या है, मतलब कि जो हमने सप्लाई करी है, हमने जो सप्लाई करी है उस सप्लाई की हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या है, और इस टैक्स लायबिलिटी में से आईटीसी एडजस्ट करने के बाद हमें आपको कितना रुपया देना है, मतलब गवर्नमेंट को कितना रुपया देना है, ये भी उसके अंदर मेंशन रहता है। बात समझ में आया? इन दो चीजों का अभी आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। सप्लायर जो है वो GSTR1 फाइल करके अपनी आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर करता है, और जो रिसिपिएंट होता है वो प्रोविजनली, आई एम रिपीटिंग, वो प्रोविजनली आईटीसी क्लेम करता है। और वो कैसे क्लेम कर पाता है? GSTR3B से। सर ये जो आपने वर्ड प्रोविजनली यूज किया इसका मतलब क्या है? देखिए, राम ने विनोद को पेमेंट करी हो चाहे ना करी हो, राम ने विनोद को पेमेंट करी हो चाहे ना करी हो, राम जो है वो एलिजिबल है इस 18,000 रुपीज का आईटीसी लेने के लिए। राम ने विनोद को पेमेंट करी हो चाहे ना करी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राम जो है प्रोविजनली इस 18,000 रुपीज का आईटीसी क्या कर सकते हैं सर? क्लेम कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आया बात? अब मैं आपको बताता हूं कि सर ये जो राम है वो आईटीसी कैसे ले पाएगा। सर राम जो है वो आईटीसी तब ले पाएगा, ये मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूं। राम आईटीसी तब ले पाएगा जब राम एक रजिस्टर्ड पर्सन हो। राम जो है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन हो तभी वो आईटीसी ले पाता है। दूसरी कंडीशन, राम ने जो ये गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर करी हैं, जो गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर्ड करी हैं, ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। ठीक है ना? राम एक रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, राम ने जो गुड्स एंड सर्विसेज ली हैं वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए। तीसरा, राम के पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है सर? जो ये बताता है कि कितना टैक्स क्रेडिट मिलना है। तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या हो सकता है सर? ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टैक्स इनवॉइस हो सकती है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक डेबिट नोट हो सकता है जो विनोद ने राम को दिया हो। अगर राम ने गुड्स इंपोर्ट करे हैं तो इन्होंने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया होगा कस्टम एक्ट के अंदर, जो कि अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बिल ऑफ एंट्री जो फाइल होती है वो इंपोर्ट के केस में फाइल होती है। इनके बेसिस पे आप आईटीसी ले पाओगे। चौथी कंडीशन जो है वो ये है कि जो राम है उन्होंने अपना GSTR3B, इसे अपन बोलते हैं रिटर्न अंडर सेक्शन 39, फाइल कर दिया हो। ठीक है ना? इन्होंने अपना रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फाइल कर दिया हो। गुड्स एंड सर्विसेज जिनका आईटीसी लिया जा रहा है वो इन्हें रिसीव हो चुके हो। अगर ये कंडीशंस पूरी होती हैं तो राम एलिजिबल है फॉर आईटीसी। राम एलिजिबल है फॉर आईटीसी अगर नीचे लिखी हुई कंडीशंस को हम पूरा कर दे तो। ठीक है? पहला,
राम को रजिस्टर्ड पर्सन होना जरूरी है। रजिस्टर्ड पर्सन कौन है सर? जो जीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेकर बैठा है उसे बोलते हैं हम रजिस्टर्ड पर्सन। तो राम अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, गुड्स और सर्विसेज अगर हमने प्रोक्योर करी है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो हम क्रेडिट ले सकते हैं। राम के पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, मतलब कि एक टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए जिसके अंदर टैक्स की अमाउंट लिखी हो, डेबिट नोट होना चाहिए, बिल ऑफ एंट्री होनी चाहिए इन द केस ऑफ इंपोर्ट। राम ने अपना GSTR 3B गवर्नमेंट के पास फाइल कर दिया होना चाहिए, और राम को गुड्स और सर्विसेज जिसका वो क्रेडिट मांग रहा है वो एक्चुअली में रिसीव हो चुके होने चाहिए। अब इसका एक एक्सेप्शन आता है, अंडर सेक्शन 19। अंडर सेक्शन 19 जो है वो गुड्स डायरेक्टली रिसीव होते हैं जॉब वर्कर को, गुड्स डायरेक्टली रिसीव्ड होते हैं जॉब वर्कर को। जॉब वर्कर कौन होता है सर? जो प्रिंसिपल के दिए हुए मटेरियल पे कोई प्रोसेस कैरी ऑन करता है उसे बोलते हैं जॉब वर्कर। तो अगर प्रिंसिपल ने डायरेक्टली अपने सप्लायर से कहा है कि गुड्स मुझे ना भेजो, जॉब वर्कर को भेज दो, क्या बोला है उसने? प्रिंसिपल ने अपने सप्लायर से कहा है कि गुड्स मुझे ना भेजो, गुड्स सीधे किसको भेज दो? मेरे जॉब वर्कर को भेज दो, गुड्स डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेजो। तो इस केस में सेक्शन 19 कहता है कि हम ये डीम करेंगे कि गुड्स प्रिंसिपल को रिसीव हुए हैं। हम ये डीम करेंगे गुड्स प्रिंसिपल को रिसीव हुए हैं, और प्रिंसिपल जो है वो एलिजिबल है आईटीसी के लिए। तो ये एक लौता एक्सेप्शन है जहां पर आपके पास गुड्स नहीं भी रिसीव हुए तो भी ये मान लिया जाता है कि आपको गुड्स रिसीव हो गए हैं और आपको एंटाइटल कर दिया जाता है आईटीसी के लिए। क्लियर? ठीक सर। अब जरा मैं आपको प्रोविजंस पढ़ाता हूं, कहां पर ये बातें लिखी हैं। ये मैंने अभी आपको ओवरव्यू दिया जिससे आपको ये समझ में आया कब कैसे आईटीसी लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए एक बार सेक्शन रीड करते हैं। सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन नंबर 16 कहता है रजिस्टर्ड पर्सन टू टेक द क्रेडिट, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सब्जेक्ट टू सेक्शन 49 shall be entitled to take the credit of ITC charged on any supply of goods or service or both to him which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business। जो आपने बिजनेस में यूज कर लिए हैं या फिर जिन्हें आप अपने बिजनेस में यूज करेंगे, इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। ध्यान से समझना बात को। मिस्टर एक्स है, इन्होंने 10,000 यूनिट्स परचेस करी हैं रॉ मटेरियल की। इन्होंने 10,000 यूनिट्स परचेस करी हैं रॉ मटेरियल की। जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है और इस पे जीएसटी 18,000 रुपीज लगा है। ठीक है, अब ये कब खरीदे हैं सर? इन्होंने जुलाई 2020 में खरीदे हैं। ठीक है, अब इस 10,000 में से उन्होंने 8,000 यूनिट्स कंज्यूम करी हैं जुलाई में। 2,000 यूनिट्स अभी भी स्टॉक में पड़ी हुई हैं। आपको बताना है कितना आईटीसी मिस्टर एक्स क्लेम कर सकते हैं जुलाई में। कितना आईटीसी मिस्टर एक्स क्लेम कर सकते हैं जुलाई में? देगा कोई आंसर मुझे? मिस्टर एक्स ने 10,000 यूनिट्स परचेज करी हैं जुलाई में 1 लाख रुपए की, जीएसटी उस पे पे किया है 18,000 रुपीज का। 8,000 यूनिट्स उन्होंने कंज्यूम करी हैं जुलाई में, 2,000 यूनिट्स अभी स्टॉक में पड़ी हुई हैं। एज्यूम कर लीजिए कि ये सारी कंडीशंस जो ऊपर लिखी हैं, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। आपको बताना है मिस्टर एक्स को जुलाई में कितना आईटीसी मिलेगा। देखिए सिंपल है, हमने ये 8,000 यूज कर लिए हैं, ये जो 8,000 है ये हमने यूज कर लिए हैं और ये 2,000 फ्यूचर में यूज होंगे, तो ये इंटेंडेड टू बी यूज्ड है।
बिजनेस पर्पस के लिए गुड्स आ चुके हैं, यानी कि आप एलिजिबल हो पूरे 18,000 के क्रेडिट का, आप एलिजिबल हो पूरे 18,000 के क्रेडिट का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अभी आपने 2000 यूनिट्स कंज्यूम नहीं करी हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। गुड्स अगर बिजनेस में आ गए हैं और सारी कंडीशंस अगर वो पूरी कर रहे हैं, आप उसका इमीडिएट क्रेडिट ले सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने उन्हें अभी तक बिजनेस में इस्तेमाल में डाला कि नहीं डाला। बिजनेस में आ गया, दैट इज सफिशिएंट फॉर क्लेमिंग द आईटीसी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब ये क्या बला है, ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, जीएसटी पोर्टल जो है उसमें हर रजिस्टर्ड पर्सन के लिए 3 तरीके के इलेक्ट्रॉनिक लेजर बनाए गए हैं। 3 तरीके के इलेक्ट्रॉनिक लेजर बनाए गए हैं। एक लेजर है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जितना भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उसे गवर्नमेंट क्रेडिट करती है, उसे गवर्नमेंट क्या कर देती है, क्रेडिट कर देती है। तो मुझे आईटीसी मिलना है तो वो आईटीसी का अमाउंट मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। दूसरा लेजर जो गवर्नमेंट बनाती है वो बनाती है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है सर? ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है जितना भी कैश आप डिपॉजिट करते हो गवर्नमेंट के पास, उसे गवर्नमेंट क्या करती है, आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट कर देती है। और तीसरा जो लेजर गवर्नमेंट आपका मेंटेन करती है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। इसके अंदर जितने भी आपके जीएसटी के ड्यूज हैं, से कोई टैक्स का पैसा है, इंटरेस्ट का पैसा है, पेनल्टी का पैसा है, ये सारे पैसे आपके इसके अंदर डेबिट कर दिए जाते हैं। ठीक है, डिटेल में इसमें जो चर्चा अपन करेंगे वो पेमेंट ऑफ टैक्स वाला चैप्टर है, वहां पर इसके ऊपर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करते हैं। अभी मोटी मोटी बात बस आप ये समझो कि गवर्नमेंट ने 3 तरीके के लेजर मेंटेन करे हैं रजिस्टर्ड पर्सन के। गवर्नमेंट ने 3 तरीके के लेजर प्रिपेयर करे हैं रजिस्टर्ड पर्सन के। एक है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, एक है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और एक है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो आपके क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दिया जाता है। बस इतनी बात आपके काम की है अभी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। इनवॉइस इशूड अंडर सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट इशूड अंडर सेक्शन 34, bill of entry in the case of import, invoice prepared in respect of reverse charge basis। तो अगर आपकी सप्लाई आरसीएम में टैक्सेबल है तो रिसिपिएंट क्या करता है, खुद को इनवॉइस इशू करता है। ठीक है, अगर आपकी सप्लाई आरसीएम में कवर है तो रिसिपिएंट को गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने हैं, रिसिपिएंट वो टैक्सेस पे करने के लिए खुद को एक इनवॉइस इशू करता है, जैसे कि वो खुद ही सप्लायर है। क्लियर? इसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इशू होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट रिफर्ड अंडर रूल 41G। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूं कि आईएसडी कौन होता है। देखिए, पीएनबी हेड ऑफिस है, इसकी 2 ब्रांचेस हैं, जोनल ऑफिस 1, जोनल ऑफिस 2। मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया गया इंटीरियर डेकोरेशन के लिए कि भाई आप क्या करो, आप जोनल ऑफिस 1 और जोनल ऑफिस 2 का इंटीरियर डेकोरेशन करो। तो मिस्टर एक्स क्या करेंगे, जोनल ऑफिस 1 और जोनल ऑफिस 2 इनका इंटीरियर डेकोरेशन करेंगे। और मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स ने इनवॉइस जो है वो हेड ऑफिस को इशू कर दी। इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस किसको दी, जोनल ऑफिसेस को, और इनवॉइस किसको इशू करी, पीएनबी हेड ऑफिस को। अभी अभी आपने क्या पढ़ा कि क्रेडिट लेने के लिए
आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए और आपके पास गुड्स और सर्विसेज रिसीव होने चाहिए। अब यहां क्या हो रहा है सर, इनवॉइस हेड ऑफिस को मिल गया है, इनवॉइस जो है वो हेड ऑफिस को मिल गया है, लेकिन जो सर्विसेज हैं वो ऑफिसेस को मिली हैं, जोनल ऑफिसेस को मिली हैं। मतलब जोनल ऑफिस के पास सर्विस है, इनवॉइस नहीं है, पीएनबी हेड ऑफिस के पास इनवॉइस है, सर्विस नहीं है, तो क्रेडिट कौन ले पाएगा? तो पीएनबी हेड ऑफिस क्या करेगा? पीएनबी हेड ऑफिस अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएगा एज अ आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। पीएनबी हेड ऑफिस अपने आप को रजिस्टर करेगा एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। और फिर ये क्या करेगा सर, ये चलान्स के थ्रू इन लोगों को आईटीसी प्रोवाइड कर देगा, इस चलान के थ्रू इन लोगों को आईटीसी प्रोवाइड कर देगा। सपोज करो इस इनवॉइस में जीएसटी जो लगी थी वो लगी थी से 18,000 रुपए की, और दोनों जगह पे इक्वल सर्विस मिली है, तो पीएनबी हेड ऑफिस क्या करेगी? पीएनबी हेड ऑफिस टर्नओवर के बेसिस पे ये जो आईटीसी है जोनल ऑफिस 1 और जोनल ऑफिस 2 को ट्रांसफर कर देगी। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये जो चलान इशू हुआ है, ये जो चलान इशू किया है पीएनबी हेड ऑफिस ने, ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन जाएगा किनके लिए? जोनल ऑफिस 1 और जोनल ऑफिस 2 के लिए। क्लियर? मैं एक क्विक ओवरव्यू फटाफट से आपको देता हूं। पीएनबी हेड ऑफिस को इनवॉइस मिल गई है और जोनल ऑफिसेस को सर्विसेज मिली हैं, तो पीएनबी हेड ऑफिस क्या करेगी? खुद को रजिस्टर करा लेगी एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और इस इनवॉइस में जो टैक्स का पैसा है उस टैक्स के पैसे को टर्नओवर के बेसिस पे, किसके टर्नओवर के बेसिस पे? जोनल ऑफिसेस के टर्नओवर के बेसिस पे इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। पीएनबी हेड ऑफिस क्या इशू करेगी सर? पीएनबी हेड ऑफिस चलान्स इशू करेगी, और ये चलान जोनल ऑफिसेस के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का काम करेंगे। ठीक है, दिस इज सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 फॉर यू। इसने आपको मोटी मोटी बातें क्या बताई कि रजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी मिलेगा, जब गुड्स और सर्विसेज को प्रोक्योर किया जाएगा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो आपको क्रेडिट मिलेगा, जो क्रेडिट होगा वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और क्रेडिट लेने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होनी चाहिए। इतनी बातें आपको 16 सब सेक्शन 1 ने बताई। अब 16 सब सेक्शन 2 आपसे क्या कह रहा है? 16 सब सेक्शन 2 आपसे कह रहा है कंडीशंस फॉर अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। कुछ कंडीशंस हैं जो रजिस्टर्ड पर्सन अगर फुलफिल करेगा तभी वो आईटीसी ले पाएगा। पहली कंडीशन, द सेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और इन द फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। तो जो गुड्स और सर्विसेज जिसका तुम क्रेडिट मांग रहे हो वो तुमने बिजनेस पर्पस के लिए प्रोक्योर करी हो, तभी तुम क्रेडिट ले पाओगे। दूसरा, he is in possession of tax invoice, debit note और tax paying document issued by a supplier registered under this act listed above। तो ये जो लिस्ट आपको दिखाई गई इसकी बात हो रही है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए जो ये प्रूव करे कि भैया टैक्स का पैसा इन्वॉल्व हुआ है। अगली कंडीशन, he has received the said goods or services or both subject to the job work facilities and restrictions relating to the ITC in section number 19। बता दिया मैंने आपको कि गुड्स और सर्विसेज आपको रिसीव हो चुकी होनी चाहिए। केवल आपके पास इनवॉइस है, गुड्स और सर्विसेज अभी रिसीव नहीं हुए हैं, आप क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं हो। आपके पास गुड्स और सर्विसेज आ गए हैं लेकिन आपके पास इनवॉइस नहीं आया है, आप एलिजिबल नहीं हो। एक लौता एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 19, जहां पर गुड्स डायरेक्टली किसको रिसीव हो जाते हैं? जॉब वर्कर को रिसीव हो जाते हैं। ध्यान से समझिएगा बात को। मिस्टर एक्स जो है ऑर्डर प्लेस करते हैं फॉर गुड्स ऑन 1 जुलाई 2020 along with full advance payment of rupees 11,80,000 including GST to Mr. Y। ठीक है ना,
यानी कि हमारा जो मिस्टर वाई है वो सप्लायर हो गया और हमारे जो मिस्टर एक्स हैं वो रिसिपिएंट हो गए। तो इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर के साथ पूरा एडवांस पेमेंट कर दिया, ठीक है ना, ऑर्डर के साथ पूरा एडवांस पेमेंट कर दिया 11,80,000 रुपए का। कब? 1 जुलाई 20 को। मिस्टर वाई ने रेज्ड इनवॉइस ऑन 1 जुलाई 20 फॉर पेमेंट रिसीव्ड। जो पेमेंट उनको रिसीव हुई थी उसके लिए उन्होंने उनको इनवॉइस इशू कर दी, ठीक है। और जो गुड्स हैं वो रिसीव करे हैं बाय मिस्टर एक्स ऑन 17 अगस्त 2020। आपको बताना है मिस्टर एक्स कब एलिजिबल होंगे आईटीसी लेने के लिए। आपको बताना है मिस्टर एक्स कब एलिजिबल होंगे आईटीसी लेने के लिए। ये एज्यूम कर लीजिए कि बाकी सभी कंडीशंस आईटीसी क्लेम करने की पूरी हो रही हैं। तो ध्यान से समझिएगा, हमारे पास इनवॉइस कब आया? सर हमारे पास इनवॉइस 1 जुलाई 2020 को आ गया है, लेकिन हमारे पास गुड्स कब आए हैं? हमारे पास गुड्स आए हैं 17 अगस्त 2020 को। तो आप क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल कब होंगे? सर आपको ये क्रेडिट जो है वो अवेलेबल होगा अगस्त मंथ में। आपको क्रेडिट कब अवेलेबल होगा? सर आपको ये क्रेडिट अवेलेबल होगा अगस्त मंथ में। आप जुलाई मंथ में इसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जुलाई में आपके पास सिर्फ इनवॉइस था। जुलाई में आपके पास सिर्फ इनवॉइस था, गुड्स नहीं मिले थे। गुड्स आपके पास कब आए हैं? सर गुड्स आपके पास 17 अगस्त को आए हैं, तभी आप आईटीसी ले पाएंगे। अब ऐसा हो सकता है उल्टा कि आपको गुड्स रिसीव हो गए हो पहले ही 1 जुलाई 20 को, लेकिन आपको जो इनवॉइस मिली हो वो मिली हो 1 सितंबर 20 को। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि आपको गुड्स रिसीव हुए हो जुलाई में, लेकिन इनवॉइस आपको इश्यू हुई हो सितंबर में। तो अगर इनवॉइस सितंबर में इश्यू हुई है, तो आपके पास क्रेडिट कब आएगा? क्रेडिट आएगा आपके पास सितंबर मंथ में। मैं ये मान के चल रहा हूं कि बाकी जो कंडीशंस हैं आईटीसी लेने के लिए कि रजिस्टर्ड होना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज बिजनेस के लिए आनी चाहिए, ये सारी कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं। क्लियर? अब आगे वो आपसे क्या कह रहा है? द सप्लायर हैज पेड द सेड अमाउंट ऑफ टैक्स टू एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन कैश और बाय वे ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी एज एडमिसिबल। तो सप्लायर ने गवर्नमेंट के पास टैक्सेस का पेमेंट कर दिया हो, मतलब आप जिसका क्रेडिट मांग रहे हो वो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मिस्टर एक्स ने गुड्स सप्लाई करे हैं ऑन 10 जुलाई 20 टू मिस्टर वाई ऑन 2 months क्रेडिट, गुड्स की वैल्यू जो थी वो थी ₹1,00,000। जीएसटी जो है वो है ₹18,000। इनवॉइस जो है उसकी ड्यू डेट थी 10 जुलाई 20 और एक्चुअल में हमने इनवॉइस इशू करी है 12 जुलाई 20। आपको बताना है कि इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। सर आप आईटीसी में टाइम ऑफ सप्लाई पूछ रहे हो? बेटा पूरा लिंकेज है, जब तक समझोगे नहीं क्लैरिटी नहीं मिलेगी।
सर टाइम ऑफ सप्लाई मिस्टर एक्स के लिए बनेगा अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ड्यू डेट और एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, ड्यू डेट और एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, यानी कि 10 जुलाई 20 आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई है। मतलब मिस्टर एक्स के ऊपर जीएसटी लाइबिलिटी कब लग गई? मिस्टर एक्स के ऊपर जीएसटी लाइबिलिटी लग गई 10 जुलाई 20 को। और मैंने आपसे क्या कहा था कि सर जो इस मंथ टाइम ऑफ सप्लाई बनी है उसका पेमेंट हमें कब करना है? अगले महीने करना है। तो 10 जुलाई 20 को मिस्टर एक्स क्या हो गए हैं? मिस्टर एक्स लायबल हो गए हैं टू पे ₹18,000 टू गवर्नमेंट। और इसका पेमेंट ये कब करेंगे? इसका पेमेंट ये गवर्नमेंट को 20 अगस्त 20 तक करेंगे। इसका पेमेंट ये गवर्नमेंट को 20 अगस्त 20 तक करेंगे। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना प्लीज। मिस्टर वाई ने क्या अभी तक कोई पेमेंट किया है? मिस्टर वाई ने क्या अभी तक कोई पेमेंट किया है मिस्टर एक्स को? नहीं किया, क्योंकि मिस्टर वाई को 2 महीने का क्रेडिट दिया गया था। लेकिन मिस्टर एक्स के ऊपर लाइबिलिटी तुरंत लग गई इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुमने पेमेंट रिसीव करी कि नहीं करी। गवर्नमेंट क्या बोल रही है? तुम क्रेडिट देना चाहते हो दो, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमारे हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो 10 जुलाई 20 है। हमारे हिसाब से जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो 10 जुलाई 20 है, यानी कि तुम्हारे ऊपर जीएसटी लाइबिलिटी 10 जुलाई 20 तक आई है, जिसे तुम्हें हमें 20 अगस्त तक पे ऑफ करना है। अगर तुम 20 अगस्त तक पे ऑफ नहीं करोगे, हम तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे। तो मिस्टर एक्स की मजबूरी है कि वो 20 अगस्त तक क्या करेंगे? गवर्नमेंट को जीएसटी का पैसा देंगे। ध्यान से, क्या मिस्टर वाई जीएसटी के लिए क्या मिस्टर वाई आईटीसी के लिए एलिजिबल हैं? क्या मिस्टर वाई आईटीसी के लिए एलिजिबल हैं? सर बिल्कुल एलिजिबल हैं। मिस्टर वाई को प्रोविजनली आईटीसी मिल जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसने अभी तक मिस्टर एक्स को एक भी रुपए का पेमेंट नहीं किया। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसने अभी एक भी रुपए का पेमेंट नहीं किया, मिस्टर वाई आईटीसी ले पाएंगे कितने रुपए का? सर पूरे 18,000 रुपए का। और ये कब ले पाएंगे? सर ये जुलाई मंथ के लिए इनके पास एलिजिबल हो जाएगा। तो जुलाई मंथ में ये अपना आईटीसी बुक कर सकते हैं 18,000 रुपीस का। बात समझ में आई? तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ था कि सप्लायर को जो टैक्स का पैसा है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, वो मैंने आपको समझाया। क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन लगने के बाद आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपको पेमेंट रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है ही द क्लेमेंट मतलब कि रिसिपिएंट, उसने अपनी रिटर्न फर्निश कर दी है अंडर सेक्शन 39। और कौन से रिटर्न की बात हो रही है? सर रिटर्न की बात हो रही है GSTR 3B। तो अगर रिसिपिएंट ने GSTR 3B फाइल कर दिया है तो रिसिपिएंट इज एलिजिबल टू क्लेम द ITC। यहां तक मैंने जो कहानी आपको बताई, यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो पूछिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक रूल है, रूल नंबर 36 सब रूल 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आपके लिए और 110% 110% इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। मई 20 के लिए अमेंडमेंट थी, मई 20 के पेपर कैंसिल हो गए। अब नवंबर 20 में पहली बार ये अमेंडमेंट पूछी जाएगी। 110% के चांसेस हैं सर ये आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, गारंटीड आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लो। 4 से 6 नंबर तुम्हारे पक्के हैं, ये पक्की बात है। रूल 36(4) कहता क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं आपको रीड कराऊंगा। सपोज करिए मिस्टर एक्स सप्लायर है
मिस्टर एक्स सप्लायर है और मिस्टर वाई रिसिपिएंट है। मिस्टर एक्स सप्लायर है और मिस्टर वाई जो है वो रिसिपिएंट है, और ये लोग आपस में ही गुड्स खरीदते हैं। मतलब मिस्टर एक्स ने किसी और को गुड्स नहीं बेचा है, केवल मिस्टर वाई को बेचा है, और मिस्टर वाई ने किसी और से गुड्स नहीं खरीदा है, केवल मिस्टर एक्स से खरीदा है। ये एज्यूम करते हैं कि मिस्टर एक्स ने सोल्ड गुड्स ओनली टू मिस्टर वाई। ये मैं एज्यूम कर रहा हूं, रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए एज्यूम कर रहा हूं। मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स ओनली टू मिस्टर वाई and Mr. Y purchases goods only from Mr. X, और किसी से ये गुड्स नहीं खरीदते हैं। तो X केवल Y को गुड्स बेचता है और Y जो है वो केवल X से गुड्स खरीदता है। ठीक है, ये एज्यूम कर लेते हैं। मंथ ऑफ जुलाई में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 10 सप्लाईज करी। 10 सप्लाईज करी मतलब कि सर 10 इनवॉइसेस इशू किए। 10 इनवॉइसेस इशू किए। अब इस 10 इनवॉइसेस में जो टैक्स इन्वॉल्व था, जो जीएसटी इन्वॉल्व था, सपोज वो था 1 लाख रुपए। इन 10 इनवॉइसेस में जो जीएसटी इन्वॉल्व थी वो थी 1 लाख रुपए। अब जब क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने आपसे बताया था कि मिस्टर एक्स को क्या करना पड़ेगा। सर मिस्टर एक्स को GSTR1 फाइल करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, ये बताने के लिए कि हमारी आउटवर्ड सप्लाई कितनी है, और मिस्टर वाई को अपना GSTR3B फाइल करना पड़ेगा, जिसमें वो प्रोविजनली क्लेम करेंगे अपना आईटीसी। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, बड़े ध्यान से। मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स ने क्या किया, केवल 8 इनवॉइसेस ही अपलोड करी टू GSTR1। वो 2 इनवॉइसेस अपलोड करना भूल गया, रह गई उससे। उसने केवल 8 इनवॉइसेस अपलोड करी GSTR1 में, और इन 8 इनवॉइसेस का जो क्रेडिट है, जो जीएसटी है, वो सपोज कर लो 70,000 रुपए है। सपोज कर लो 70,000 रुपए। ठीक है, तो जो 2 इनवॉइसेस अपलोड नहीं करी, जो 2 इनवॉइसेस अपलोड नहीं करी, उनका जीएसटी कितना होगा। सर जो 2 इनवॉइसेस अपलोड नहीं करी उनका जीएसटी होगा 30,000 रुपए, क्योंकि सर 10 इनवॉइसेस का 1 लाख था, जिसमें से 8 का अगर 70,000 है तो 2 का कितना होगा, 30,000 होगा। अब रूल 36(4) क्या कहता है, रूल 36(4) कहता है कि मिस्टर वाई, आपके पास जो आईटीसी अवेलेबल है, मिस्टर वाई आप जो आईटीसी ले सकते हो फॉर जुलाई मंथ, वो कितना होगा, आईटीसी ऑफ इनवॉइसेस रिसीव्ड, आईटीसी ऑफ इनवॉइसेस रिसीव्ड और 110% ऑफ आईटीसी ऑफ इनवॉइसेस अपलोडेड। इन दोनों में जो भी कम है, आईटीसी ऑफ इनवॉइसेस रिसीव्ड या फिर 110% ऑफ आईटीसी ऑफ इनवॉइसेस अपलोडेड, विच एवर इज लोअर। तो आईटीसी ऑफ इनवॉइसेस रिसीव्ड कितना था, आईटीसी ऑफ इनवॉइसेस रिसीव्ड कितना था। सर हमें जो इनवॉइसेस रिसीव हुई उसके हिसाब से हमारा आईटीसी बनता था 1 लाख रुपए का, और 110% ऑफ
ITC ऑफ इनवॉइसेस अपलोडेड, यानी कि 70,000 का 110%, दैट इज 77,000। इन दोनों में जो भी लोअर है, इन दोनों में जो भी लोअर है, यानी कि आप ले पाएंगे 77,000 रुपीज का ITC। सर अगर सिचुएशन बदलें तो मतलब सर सपोज करिए कि जो 8 इनवॉइस आपने अपलोड करवाई थी, उनका ITC था 95,000 और जो 2 इनवॉइसेस अपलोड नहीं हुई थी उनका ITC था 5,000। तो अब मिस्टर वाई को कितना क्रेडिट मिलेगा? अब मिस्टर वाई को कितना क्रेडिट मिलेगा? सर मिस्टर वाई को क्रेडिट जो मिलेगा, मिस्टर वाई को जो क्रेडिट एडमिसिबल होगा वो होगा ITC ऑफ इनवॉइसेस अपलोडेड, यानी कि 95,000 रुपीज, सॉरी ITC ऑफ इनवॉइसेस रिसीव्ड, ITC ऑफ इनवॉइसेस रिसीव्ड यानी कि ₹1 लाख, और 110% ऑफ ITC ऑफ इनवॉइसेस अपलोडेड, यानी कि 95,000 का 110%, और ये आप निकालोगे तो आएगा 1,04,500 रुपए। दोनों में जो कम है, विच एवर इज लोअर, दैट इज ₹1 लाख। क्लियर हुआ? एक बार फिर से देखिए क्या क्या बोल रहा है। एज पर रूल 36(4), ITC टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन in respect of invoices or debit notes, the details of which have not been uploaded by the supplier in GSTR1 cannot exceed, पहले ये 20% हुआ करता था, इसे अब रिड्यूस करके 10% कर दिया गया है, cannot exceed 10% of the eligible credit available in respect of invoices or debit note, the details of which have been uploaded by the supplier in GSTR1। तो क्रक्स क्या निकलता है? क्रक्स निकलता है कि जो इनवॉइस अपलोड हुई हैं, जो इनवॉइस अपलोड हुई हैं उसका तो तुम पूरा क्रेडिट ले सकते हो, जो इनवॉइस अपलोड हुई हैं उसका तो तुम पूरा क्रेडिट ले सकते हो, और जो 2 इनवॉइसेस अपलोड नहीं हुई हैं, जो अपलोड नहीं हुई हैं, इनके लिए आप क्या करोगे? इनके लिए या तो आप इसका क्रेडिट मांगोगे या फिर 10% ऑफ 95,000, ठीक है ना। इनके लिए जो अपलोड नहीं हुई हैं, जो अपलोड नहीं हुई हैं, उनके लिए क्या होगा? सर जितना वो ITC था या फिर 10% जितना अपलोड हुआ है उसका, दोनों में जो लोअर है। आसान तरीके से जो मैंने आपको क्रक्स दिया, आप इसे फॉलो कर लीजिए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए अब सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 का प्रोविजो है, और वो प्रोविजो कहता है कि अगर आपको गुड्स इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव होते हैं तो उस केस में क्या होगा? इफ गुड्स आर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स अगेंस्ट अ सिंगल इनवॉइस, क्रेडिट कैन बी टेकन अपॉन द रिसीट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द गुड्स। आपको एक इनवॉइस मिला है लेकिन गुड्स आपको किस्तों में मिल रहे हैं। इनवॉइस एक मिला है और गुड्स आपको किस्तों में मिल रहे हैं, तो आप क्रेडिट कब ले पाओगे? जब आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी तब। देखिए मिस्टर एक्स ने गुड्स परचेज करे मिस्टर वाई से, मिस्टर एक्स ने गुड्स परचेज किए मिस्टर वाई से। कितना परचेज किया? सर इन्होंने 1 लाख केजी
के गुड्स परचेज करे और ये 1 लाख केजी जो आने हैं वो 4 इंस्टॉलमेंट्स पे आने हैं। ये 1 लाख केजी 4 इंस्टॉलमेंट पे आना है ऑफ 25,000 केजी ईच। कब आएगा सर? पहली इंस्टॉलमेंट जुलाई में आएगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट अगस्त में आएगी, तीसरी सितंबर में आएगी, चौथी अक्टूबर में आएगी। लेकिन जो इनवॉइस मिला हमको, इनवॉइस जो हमको मिला वो हमें 1 जुलाई 20 को मिल गया। वैल्यू जो बताया गया 1 लाख केजी का बताया गया 10 लाख रुपए और इस पे जीएसटी लगा दी गई 1,80,000 रुपए। मतलब इनवॉइस हमें इकट्ठा मिल गया। इनवॉइस हमें इंस्टॉलमेंट पे नहीं मिल रहा, इनवॉइस हमें एक साथ मिल गया 1 लाख केजी का। तो इनवॉइस 11,80,000 रुपए का मिल गया। मतलब कि इस 1 लाख केजी का जो आईटीसी है वो 1,80,000 है और ये पूरा का पूरा एक इनवॉइस में हमको मिल गया 1 जुलाई 20 को। लेकिन गुड्स जो हैं वो 4 किस्तों में आ रहे हैं, जुलाई में आएंगे, अगस्त में आएंगे, सितंबर में आएंगे, अक्टूबर में आएंगे। अब एक्ट कहता है कि भैया ये जो 1,80,000 रुपए का आईटीसी है, ये पूरा का पूरा आईटीसी आपको रिसीव होगा जब आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ गुड्स रिसीव होंगी। और लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ गुड्स कब रिसीव हुई है? अक्टूबर में। यानी कि आप इस पूरे 1,80,000 का जो क्रेडिट है वो कब ले पाएंगे? आप इसे रिसीव कर पाएंगे अक्टूबर में। बात समझ में आया? इनवॉइस आपके पास जुलाई में आ गई है, लेकिन क्रेडिट आपके पास तब आएगी जब आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी। क्लियर? बिल्कुल आसान था। अगला पॉइंट आता है, यह भी प्रोविजो है 16(2) का। इफ रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ हैज नॉट पेड द सप्लायर within 180 days from the date of invoice, except in the case of reverse charge, the amount equal to ITC availed along with the interest will be added to the output liability of the recipient. The said ITC can be re-availed on the payment of the value of supply and the tax payable thereon. देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि रिसिपिएंट प्रोविजनल बेसिस पे क्या कर सकता है? आईटीसी ले सकता है। रिसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट किया नहीं किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिसिपिएंट इमीडिएटली आईटीसी ले सकता है। अब जरा ध्यान से बात सुनिएगा, हुआ क्या। मिस्टर एक्स ने गुड्स सोल्ड करे मिस्टर वाई को। कब बेचे? सर ये बेचे 1 जुलाई 20 को। इसका वैल्यू था 1 लाख रुपए का और इस पे जीएसटी लगी थी 18,000 रुपए की। टोटल वैल्यू हो गई 1,18,000 रुपए। वाई ने अभी तक एक भी रुपए का पेमेंट एक्स को नहीं किया है। मिस्टर एक्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर मिस्टर एक्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा 1 जुलाई 20, यानी कि ये जीएसटी गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करा देंगे अगले महीने की 20 तारीख को। ठीक है, 20 अगस्त को 18,000 रुपए मिस्टर एक्स ने जमा करा दिए और मिस्टर वाई को आईटीसी भी मिल गया। ठीक है ना, हम ये अज्यूम कर लेंगे कि मिस्टर वाई की सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं। मिस्टर वाई ने अभी तक एक भी रुपया, एक फूटी कौड़ी भी मिस्टर एक्स को नहीं दी। जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, पेमेंट ही नहीं हो रही है, पेमेंट ही नहीं हो रही है। मिस्टर एक्स गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट से कहते हैं मालिक ये कैसा इंसाफ है, मेरे पास एक भी रुपया नहीं आया, मेरे पास एक भी रुपया नहीं आया, मेरे पास से गुड्स चले गए। कितने रुपए के? 1 लाख रुपए के। और उस 1 लाख पे 18,000 रुपए गवर्नमेंट ने ले लिए। मतलब एक चोट लगाई मेरे को मिस्टर वाई ने, मुझसे गुड्स ले गया, मुझे पेमेंट नहीं करी, और उस गुड्स पे टैक्स आपने ले लिया, दूसरी चोट आपने लगा दी और मुझे तो एक भी रुपए का पेमेंट नहीं मिला। उल्टा आपने मिस्टर वाई को फायदा पहुंचाया,
उस 18,000 रुपए का आपने मिस्टर वाई को क्रेडिट दे दिया, मतलब मिस्टर वाई को लाख रुपए के गुड्स भी मिल गए, मिस्टर वाई को 18,000 रुपए का क्रेडिट भी मिल गया। मतलब कि ये पूरा का पूरा जीएसटी लॉ क्या आपने रिसिपिएंट के लिए बनाया है, सप्लायर के लिए आपके पास कुछ नहीं है। हमारा तो नुकसान हो जाएगा, हमें पेमेंट ही नहीं मिलेंगी, हम तो परेशान हो जाएंगे, बिजनेसेस बंद करने पड़ जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अंदर प्रोविजो डाला और उस प्रोविजो में मिस्टर वाई से बोला, सुनो बेटा, तुम्हें 180 दिन के अंदर पेमेंट करना है रिसिपिएंट को, पेमेंट करना है सप्लायर को। अगर तुमने 180 दिन में सप्लायर को पेमेंट नहीं किया तो तुमने जो ये 18,000 रुपए का आईटीसी हमसे ले लिया है, हम इस 18,000 रुपए के आईटीसी को रिवर्स करेंगे। रिवर्स कैसे करेंगे? इसे हम तुम्हारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। और इतना ही नहीं, जो 6 महीने मतलब 180 दिन तुमने मौज ली है इस आईटीसी की, उसका तुम्हें हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। किस रेट से? सर, उस पे तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम अंडर सेक्शन 50। बात समझ में आया? अगर रिसिपिएंट ने सप्लायर को 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी तो जितना आईटीसी वो ले चुका है वो आईटीसी उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करेंगे, और अकेला आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऐड नहीं होगी, ये इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा। बात समझ में आया? तो अब एग्जांपल देखिएगा, जरा एग्जांपल देखिएगा। 1 जुलाई 20 को हमने गुड्स रिसीव करे थे और हमने आईटीसी बुक कर लिया 18,000 रुपीज का। ठीक है, 180 दिन कहां पर पूरे होते हैं? 180 दिन कहां पर पूरे होते हैं? सर 31 डेज प्लस 31 62 प्लस 30 92 प्लस 31 123 प्लस 30 153 प्लस 27 दिसंबर को आपके 180 दिन पूरे होते हैं। 180 डेज 27 दिसंबर तक पूरे होते हैं। और आपने अगर कोई भी पेमेंट नहीं किया, तो आपके 27 दिसंबर को ये 18,000 रुपए ऐड कर दिए जाएंगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। और इस 18,000 पे इंटरेस्ट भी लगेगा। इंटरेस्ट कितना लगेगा? सर 18,000 का 18% निकाला जाएगा 180 डेज के लिए। ठीक है, 2020 है तो 2020 में 366 दिन है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो आपका ये इंटरेस्ट निकाला जाएगा। अब जब कभी भी आप फ्यूचर में पेमेंट करेंगे तो आप दोबारा से आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो मान लेते हैं हमने पेमेंट करा जाके 20 जनवरी 2021 में, यहां पर हमने पेमेंट कर दी। तो जैसे ही आप पेमेंट करोगे, आप दोबारा से आईटीसी क्लेम कर पाओगे 18,000 रुपए का। और जो आपको पेमेंट के वक्त क्रेडिट मिलेगा वो सिर्फ 18,000 रुपए के आईटीसी का मिलेगा। जो इंटरेस्ट आप पे करके आए थे, इस इंटरेस्ट का आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे। ये पेनल्टी है आपके ऊपर क्योंकि आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया। ये आप रीअवेल नहीं कर पाओगे। जब आप पेमेंट करोगे तो आप टैक्स के पोर्शन को क्या कर पाओगे? रीअवेल कर पाओगे। अब हो सकता है आपके मन में एक डाउट ये आ रहा हो कि सर अगर पार्ट पेमेंट करी होती तो क्या होता? तो भी क्या पूरा आईटीसी रिवर्स होता? क्या पार्ट आपका रिवर्स होता? तो अगर आपने पार्ट पेमेंट करी होती, से आपने 1 जुलाई 20 को आईटीसी बुक किया 18,000 रुपीज का, और इस 180 डेज के अंदर आपने सपोज कर लीजिए 60% पेमेंट कर दिया है।
तो 27 दिसंबर को जो आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड किया जाएगा वो 40% ऐड किया जाएगा, यानी कि 7200 रुपीज ऐड कर दिए जाएंगे और इसी 7200 पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। और फिर जब आप पेमेंट करोगे तो आप री अवेल कर पाओगे आईटीसी। जब आप पेमेंट करोगे आप री अवेल कर पाओगे आईटीसी 7200 रुपीज का। बात समझ में आई? तो अगर एक भी रुपए का पेमेंट नहीं किया है तो पूरा रिवर्स हो जाएगा, और अगर आपने 60% पेमेंट कर दिया है, मतलब पार्ट पेमेंट करी है, पार्ट पेमेंट नहीं करी है, तो जितना पेमेंट आपने नहीं करा है उतना पेमेंट आपका रिवर्स कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट है वो पूछ सकता है, इंस्टॉलमेंट वाला का भी और ये आपका 180 डेज वाले का भी। दोनों प्रोविजो में से किसी भी प्रोविजो में अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। 16 सब सेक्शन 3, 16 सब सेक्शन 3, claim of depreciation on tax component disqualifies a recipient of capital goods from the availment of input tax credit। अगर आप टैक्स कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। कैपिटल गुड्स कौन से हो गए? मशीनरी, बिल्डिंग, इन सब की बातें हो रही हैं, ठीक है ना, फर्नीचर। तो कैपिटल गुड्स अगर आपने परचेज किए और उस पे आपने जीएसटी दिया और आपने जीएसटी को कैपिटलाइज करके डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, तो फिर आप उस जीएसटी का क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। देखिएगा, मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने मशीनरी परचेज करी है, इन्होंने मशीनरी परचेज करी है 10 लाख रुपए की, और इसके ऊपर इन्होंने जीएसटी दिया है एट द रेट ऑफ 18%, यानी कि 1,80,000 रुपए। अब जर्नल एंट्रीज दो पॉसिबल हैं। एक जर्नल एंट्री है, अच्छा, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो है एट द रेट ऑफ 10%। जो पहली जर्नल एंट्री पॉसिबल है वो ये है कि हम मशीनरी के अकाउंट को डेबिट करें 10 लाख रुपए से, फिर हम इनपुट जीएसटी के अकाउंट को डेबिट करें 1,80,000 रुपीज से, और वेंडर के अकाउंट को क्रेडिट कर दें 11,80,000 रुपीज से। दूसरा जर्नल एंट्री जो पॉसिबल है वो है कि हम मशीनरी के अकाउंट को डेबिट करें 11,80,000 रुपए से, और वेंडर के अकाउंट को क्रेडिट करें 11,80,000 रुपए से। अगर आपने दूसरी वाली जर्नल एंट्री पास करी है तो मशीनरी की वैल्यू जो बुक्स में आ रही है वो 11,80,000 आ रही है, और जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो आप 11,80,000 पे 10% का चार्ज करेंगे, जो कि आएगा 1,18,000। और जर्नल एंट्री 1 में जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो आएगा आपके पास 10 लाख का 10%, क्योंकि आपके पास मशीनरी का जो बैलेंस बुक्स में आ रहा है वो 10 लाख रुपए का आ रहा है। दोनों ही जर्नल एंट्रीज बिल्कुल सही हैं। दोनों में से कोई भी एक जर्नल एंट्री रजिस्टर्ड पर्सन पास कर सकता है, लेकिन अगर उसने जर्नल एंट्री 1 पास करी है तो वो आईटीसी के लिए एलिजिबल है। क्यों? क्योंकि सर उसने इस 1,80,000 को कैपिटलाइज नहीं किया है, इस 1,80,000 को उसने मशीन में ऐड नहीं करा है, यानी कि उसने डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम किया है इस 1,80,000 पे। जर्नल एंट्री 2 में वो आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों एलिजिबल नहीं है? क्योंकि सर उसने इस जीएसटी को कैपिटलाइज करके मशीनरी में डाल दिया है। देखिए 1,80,000 रुपीज कहां चले गए हैं? मशीनरी में, और बाद में इस 1,80,000 पे 10% का डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर लिया है। सर गवर्नमेंट को क्या तकलीफ है हम जर्नल एंट्री 1 पास करें, जर्नल एंट्री 2 पास करें? हमने टैक्स का पैसा दिया है, हमें उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। क्या फर्क है एंट्री 1 में, एंट्री 2 में? बच्चे आप लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ा, इनकम टैक्स में आपने अंडर द हेड पीजीबीपी में एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन नंबर 32।
सेक्शन नंबर 32 किसकी बात करता था? डेप्रीसिएशन की बात करता था। डेप्रीसिएशन क्या है? एक एलिजिबल एक्सपेंस है जो आपका प्रॉफिट क्या कर देता है सर? जो आपका प्रॉफिट रिड्यूस कर देता है। प्रॉफिट रिड्यूस होने से क्या होता है सर? प्रॉफिट रिड्यूस होने से इनकम टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। तो बच्चे अगर आप टैक्स के पैसे को कैपिटलाइज कर दोगे, अगर आप टैक्स के पैसे को कैपिटलाइज कर दोगे तो आप डेप्रीसिएशन ज्यादा लोगे। डेप्रीसिएशन ज्यादा लोगे तो मतलब आपका प्रॉफिट ज्यादा रिड्यूस होगा। प्रॉफिट ज्यादा रिड्यूस होगा तो आपका इनकम टैक्स रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कि आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर आप एक ही चीज का, इस 1,80,000 रुपए का इनकम टैक्स में बेनिफिट ले रहे हो तो उसका बेनिफिट फिर इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी में नहीं मिल सकता। और अगर आप उसे कैपिटलाइज नहीं कर रहे हो, मतलब कि आप इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं ले रहे हो, तो आपको इसका बेनिफिट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर यानी कि जीएसटी के अंदर दे दिया जाएगा। कुल मिला के इस 1,80,000 रुपए का या तो आप इनकम टैक्स में बेनिफिट ले लो, या तो आप इसका इनकम टैक्स में बेनिफिट ले लो, या तो आप इसका जीएसटी में बेनिफिट ले लो, जहां आपको ठीक लगे। अगर आप इनकम टैक्स में बेनिफिट लेना चाहते हो तो कैपिटलाइज कर दो, और अगर आप जीएसटी में बेनिफिट लेना चाहते हो तो कैपिटलाइज मत करो, अलग से रिकॉर्ड करो। बात समझ में आया? अब जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो हमेशा जर्नल एंट्री 1 पास करेगा, क्योंकि सर पूरे 1,80,000 का आईटीसी एक साथ मिल जाएगा। डेप्रीसिएशन में तो किस्तों में बेनिफिट मिलेगा, तो रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा? हमेशा पूरा का पूरा आईटीसी एक साथ क्लेम करेगा। वो इसके ऊपर कैपिटलाइजेशन करके डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है तो उसे तो भैया जीएसटी में आईटीसी मिलना ही नहीं है। आईटीसी किसको मिलता है? रजिस्टर्ड पर्सन को मिलता है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वो हमेशा आईटीसी को क्या करेगा? कैपिटलाइज कर लेगा, और उसका बेनिफिट किधर क्लेम कर लेगा? उसका बेनिफिट वो इनकम टैक्स के अंदर डेप्रीसिएशन के रूप में क्लेम कर लेगा। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। ठीक है, अभी भी अगर किसी को डाउट है और वो पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। रीजन भी मैंने आपको बताया कि क्यों आईटीसी नहीं दे रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। बोलो बच्चों। ठीक, अब बात करते हैं सब सेक्शन 4 की। सब सेक्शन 4, ITC cannot be availed after the due date of filing the return for the September month of the next financial year or on furnishing the relevant annual return whichever is earlier। कुल मिला के ये जो सब सेक्शन 4 है वो टाइम लिमिट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आईटीसी क्लेम करने का टाइम लिमिट क्या है? आईटीसी क्लेम करने का टाइम लिमिट क्या है? मान लीजिए आपको आईटीसी क्लेम करना है ऐसी इनवॉइस का जो कि रिलेट करती है 2019-20 की। तो कोई 2019-20 की इनवॉइस है, 2019-20 की कोई इनवॉइस है, उसका क्रेडिट हम कब तक ले सकते हैं? एक्ट कहता है कि 2019-20 की इनवॉइस की क्रेडिट लेने का जो लास्ट डेट है वो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर की रिटर्न। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 2020-21। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर की रिटर्न। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सितंबर कब आएगा? सितंबर 20। सितंबर 20 का रिटर्न कब तक फाइल होगा? सर सितंबर 20 का रिटर्न फाइल होगा अप टू 20th अक्टूबर 20 तक।
ठीक है ना। जो मंथ का रिटर्न है वो कब जाता है, अगले महीने। तो सितंबर 20 की रिटर्न कब जाएगी सर, सितंबर 20 की रिटर्न जाएगी अगले महीने की 20 तारीख तक। क्लियर। या फिर रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर के आईटीसी की बात हो रही है, रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर 1920, रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न। सर ये एनुअल रिटर्न कब जाती है सर, रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न जाती है अप टू 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर। दैट इज 19-20 का एनुअल रिटर्न फाइल होता है 31 दिसंबर 20 तक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आसान भाषा में, 19-20 की अगर किसी इनवॉइस का क्रेडिट लेना है, 19-20 की किसी इनवॉइस का अगर क्रेडिट लेना है तो वो लिया जा सकता है अगले साल की सितंबर की रिटर्न, अगले साल की सितंबर की रिटर्न। और अगले साल की सितंबर की रिटर्न कब जाएगी सर, अगले साल के सितंबर की रिटर्न जाएगी अप टू 20 अक्टूबर 20 तक। क्लियर। और रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न, रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर मतलब 19-20, और 19-20 की एनुअल रिटर्न जाती है अगले साल की 31 दिसंबर तक, यानी कि 31 दिसंबर 20 तक। इन दोनों डेट्स में जो भी अर्लियर हो, वो आपके लिए लास्ट डेट होगा आईटीसी क्लेम करने का। सर एग्जांपल दे के बताओ, ऐसे नहीं समझ में आता है। सपोज करो 10 दिसंबर 19 की एक इनवॉइस है जिसका आईटीसी ₹30,000 है। यह आप क्लेम करना भूल गए हो, ठीक है ना। 10 दिसंबर 19 की एक इनवॉइस है जिसका आईटीसी है 30,000 रुपए, जिसे आप क्लेम करना भूल गए हो। अब इसे आप कब तक क्लेम कर सकते हो। सपोज करो आपने सितंबर 2020 का रिटर्न फाइल किया है 19 अक्टूबर 20 को, और आपने 2019-20 का एनुअल रिटर्न फाइल किया है 10 नवंबर 20 को। तो इन दोनों डेट्स में जो भी अर्लियर है, 19 अक्टूबर 20 या फिर 10 नवंबर 20, 19 अक्टूबर 20 विल बी द लास्ट डेट। 19 अक्टूबर 20 विल बी द लास्ट डेट फॉर क्लेमिंग द आईटीसी ऑफ दिस इनवॉइस। इसके बाद आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, लैप्स हो जाएगा। तो 10/12/19 की किसी इनवॉइस का आईटीसी आप कब तक ले सकते हो, 19 अक्टूबर 20 तक। चेंज करूं थोड़ा सा, आपने सितंबर का रिटर्न 19 अक्टूबर 20 को फाइल किया, 19 अक्टूबर 20 को फाइल किया, और आपने एनुअल रिटर्न 10 जुलाई 20 को फाइल कर दिया। देखो अप टू लिखा हुआ है, मतलब कि ये लास्ट डेट है, इससे पहले हम कर सकते हैं। तो मैंने अपना एनुअल रिटर्न 19-20 का 10 जुलाई 20 को फाइल कर दिया। तो इस केस में लास्ट डेट क्या बन जाएगी सर, इस केस में लास्ट डेट बन जाएगी 10 जुलाई 20। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से देखना एक बारी। क्रक्स सिंपल भाषा में बोलूं, अगर आपको 19-20 का आईटीसी क्लेम करना है, 19-20 का अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है, तो इसकी जो लास्ट डेट होगी उसके लिए आपको अगले साल जाना पड़ेगा, अगले साल 2021 में। अब 2021 में यहां पर आपकी सितंबर की रिटर्न जाती है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर आपने सितंबर की रिटर्न से पहले अगर एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया, सितंबर की रिटर्न से पहले अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया, तो एनुअल रिटर्न आपके लिए लास्ट डेट हो जाएगी। और अगर आपने एनुअल रिटर्न
आपने एनुअल रिटर्न सितंबर की रिटर्न के बाद भरा, आपने एनुअल रिटर्न सितंबर की रिटर्न के बाद भरा, तो सितंबर की रिटर्न आपके लिए लास्ट डेट हो जाएगी। इसके बाद आप आईटीसी नहीं ले पाओगे। समझ में आई मेरी बात? चलिए, सपोज X Limited has received the invoice dated 10th December 19. In this case, last date for taking the ITC shall be 20th October 20. अभी 20th October 20 क्यों बोल रहा है सर? ये 20th October 20 इसलिए बोल रहा है क्योंकि सितंबर 20 का जो रिटर्न जाएगा वो 20th October 20 तक जाएगा। लेकिन अगर एनुअल रिटर्न तुमने 31 जुलाई को फाइल कर दी, मतलब सितंबर की रिटर्न से पहले तुमने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया, तो एनुअल रिटर्न का डेट, तो लास्ट डेट क्या बन जाएगी आपके लिए? 31 जुलाई। हमेशा बस आपको यह ध्यान देना है कि सितंबर की रिटर्न से पहले एनुअल रिटर्न फाइल हुआ है कि सितंबर की रिटर्न के बाद एनुअल रिटर्न फाइल हुआ है। अगर सितंबर की रिटर्न से पहले फाइल हुआ है तो एनुअल रिटर्न लास्ट डेट बन जाएगी, और सितंबर रिटर्न के बाद अगर एनुअल रिटर्न फाइल हुआ है तो सितंबर की रिटर्न लास्ट डेट हो जाएगी। यानी कि किसी भी हाल में सितंबर की रिटर्न के बाद आप आईटीसी नहीं ले पाओगे। किसी भी हाल में सितंबर की रिटर्न के बाद आप आईटीसी नहीं ले पाओगे। नोट देखना, इफ एनी डेबिट नोट has been issued in connection with any invoice, date of invoice shall be taken into consideration for the purpose of determining the time limit and not the date of debit note. अब ये डेबिट नोट है क्या, पहले तो आप ये समझ लो। अकाउंट्स में वैसे आपने पढ़ रखा है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मीनिंग अलग है। मिस्टर एक्स ने ऑर्डर प्लेस किया with Mr. Y for 10,000 kg of goods, जिसका वैल्यू 10 लाख था और जीएसटी 1,80,000 था। इनवॉइस इशू करी गई ऑन 10th जुलाई 20। ठीक है, ध्यान से समझना। लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाई करी गई टू मिस्टर एक्स, वो सप्लाई कर दी गई 1,10,000 kg। सर ऐसा क्यों कर दिया? ऐसा बच्चे इसलिए किया क्योंकि जब लोडर बुलवाया 1,00,000 kg अपलोड करने के लिए, तो 1,00,000 kg इतने में आ गया, ये 1,00,000 kg आ गया। अब लोडर में थोड़ी सी जगह खाली थी, तो लोडर खाली भेजने की जगह हमने यहां पर 10,000 kg और माल भिजवा दिया। हमने 10,000 kg और माल भिजवा दिया, लेकिन इनवॉइस हमने कितने का दिया हुआ है? सर इनवॉइस तो हमने केवल 1,00,000 kg का दिया हुआ है। इनवॉइस हमने केवल 1,00,000 kg का दिया हुआ है। तो अब अपन क्या करेंगे? हमारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, या तो हम 10,000 kg के लिए एक नया इनवॉइस दे दें। ऑप्शन नंबर 2, या तो हम इस 10,000 kg के लिए डेबिट नोट इशू कर दें, और इस डेबिट नोट में हम बता देंगे कि ये कौन सी वाली इनवॉइस को रिलेट करता है। जैसे मान लो ये इनवॉइस नंबर था 203, तो जब मैं ये डेबिट नोट इशू करूंगा तो बता दूंगा ये डेबिट नोट कौन सी वाली इनवॉइस के लिए है, 203 वाली इनवॉइस के लिए है। 10,000 kg हमने और सप्लाई किया है, ये उसके जीएसटी की वैल्यू है, ये उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई है। बात समझ में आया? तो डेबिट नोट जब हमें एक्स्ट्रा पैसा रिसिपिएंट से लेना होता है, जब हमें एक्स्ट्रा पैसा रिसिपिएंट से लेना होता है, तो हम उसे क्या इशू कर देते हैं? हम उसे डेबिट नोट इशू कर देते हैं। बात समझ में आया? तो ये डेबिट नोट उसी इनवॉइस को रिलेट करता है जो 10th जुलाई 20 को यूज हुई थी। अब मान लीजिए ये डेबिट नोट मैंने इशू किया है 10th अप्रैल 21 को, ये मैंने इशू किया है 10th अप्रैल 21 को। तो इस डेबिट नोट के लिए जो टाइम लिमिट चलेगा
इस डेबिट नोट के लिए जो टाइम लिमिट चलेगा वो 10 अप्रैल 21 से नहीं चलेगा, वो 10 जुलाई 20 से ही चलेगा। मतलब ये डेबिट नोट जिस इनवॉइस को रिलेट करता है, ये डेबिट नोट जिस इनवॉइस को रिलेट करता है, उसी इनवॉइस का जो टाइम लिमिट है वो इस डेबिट नोट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। जो उस इनवॉइस का टाइम लिमिट है वही इस डेबिट नोट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गई बात। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। 3 एग्जाम्पल देखेंगे फिर हमारी क्लास पैकअप करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ITC एडमिसिबल to ABC Limited in respect of various inputs purchased during the month of September 2019। मंथ हमेशा रीड कर लेना अच्छे से क्योंकि इसमें तुम फंस सकते हो। सितंबर 19 की बात है। गुड्स परचेज करे विदाउट इनवॉइस, बिना इनवॉइस के गुड्स खरीद लिए सर अगर बिना इनवॉइस के गुड्स खरीदे जाएंगे तो उसका ITC हमें नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 1, पॉइंट नंबर A, नॉट अवेलेबल। ठीक है, गुड्स परचेज फॉर PQR लिमिटेड, फुल पेमेंट इज मेड बाय ABC लिमिटेड टू PQR अगेंस्ट सच सप्लाई बट टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड बाय PQR लिमिटेड। PQR लिमिटेड ने टैक्स डिपॉजिट नहीं किया। टैक्स डिपॉजिट नहीं किया मतलब क्या हुआ कि सर उसने इसको GSTR1 में कंसीडर नहीं किया होगा, उसने इसे अपनी आउटवर्ड सप्लाई में कंसीडर नहीं किया होगा। मतलब कि ये 1,20,000 रुपए GSTR1 में अपलोड नहीं हुए। तो मैं यहां पर इसको लिखूंगा इनवॉइस नॉट अपलोडेड, इनवॉइस नॉट अपलोडेड। सी, परचेज करे हैं गुड्स नॉट टू बी यूज फॉर बिजनेस पर्पस, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है। तो भाई साहब ITC उसी का मिलता है जो गुड्स बिजनेस पर्पस के लिए आते हैं, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो इसका भी आपका ITC अवेलेबल नहीं होगा। नो ITC अवेलेबल। पहला वाला क्यों नहीं मिला? क्योंकि सर आपके पास इनवॉइस नहीं थी। दूसरे वाले में इनवॉइस अपलोड नहीं हुई। तीसरे वाले में आपके पास ITC अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि बिजनेस पर्पस नहीं है। Purchase of goods from TT Limited is received in the month of September 19, but the goods were received in the month of October 19। ये यहां पर इनवॉइस होगा। आपको इनवॉइस कब मिल गया है? आपको इनवॉइस मिल गया है सितंबर 19 में और गुड्स आपको कब मिले हैं? अक्टूबर 19 में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको गुड्स और इनवॉइस दोनों होना चाहिए। अगर आपके पास इनवॉइस है, गुड्स नहीं है, क्रेडिट नहीं मिलेगा। गुड्स है, इनवॉइस नहीं है, क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो यहां पर कोई ITC अवेलेबल नहीं होगा। क्यों अवेलेबल नहीं होगा? क्योंकि सर अभी तक गुड्स रिसीव नहीं हुए हैं, अभी तक आपको गुड्स रिसीव्ड नहीं हुए हैं। अच्छा जी, ABC लिमिटेड ने परचेज करा है अगेंस्ट वैलिड इनवॉइस फ्रॉम FF लिमिटेड, टैक्स हैज बीन डिपॉजिटेड बाय द FF लिमिटेड, ABC लिमिटेड हैज मेड द पेमेंट टू FF लिमिटेड फॉर सच परचेज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो तुमने पेमेंट कब करी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमने गुड्स परचेज कर लिए हैं, इनवॉइस आ चुकी है, गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा पहुंच चुका है, तुम इसका ITC ले सकते हो। तो E वाले पॉइंट में आपको ITC अवेलेबल होगा। ITC अवेलेबल होगा कितने रुपए का? 36,000 रुपीज का। अब जरा ध्यान से बताना कि कितना ITC एडमिसिबल है, कितना ITC एडमिसिबल है। सर जितनी इनवॉइसेस हमें रिसीव्ड हुई हैं उतना, जितनी इनवॉइसेस हमें रिसीव हुई हैं, हमें इनवॉइस रिसीव हुआ है 1,20,000 का और 36,000 का, यानी कि 1,56,000 रुपए का। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? 110% ऑफ ITC अपलोडेड। ITC अपलोडेड कितने का है? 36,000 का। 36,000 का 110%, 39,600। तो क्रेडिट कितना मिलेगा?
सर क्रेडिट कितना मिलेगा? दोनों में जो भी कम है, दोनों में जो भी कम है, और कम कौन सा अमाउंट है सर? कम है आपका 39,600। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था। जो आईटीसी अपलोडेड है, जो आईटीसी अपलोडेड है वो तो मिलना ही मिलना है। अपलोडेड कितना है सर? अपलोडेड है 36,000, ये तो मिलना ही मिलना है। और जो इनवॉइस अपलोडेड नहीं है उसके लिए क्या करा जाएगा सर? जो इनवॉइस अपलोडेड नहीं है उसके लिए उसका जितना आईटीसी है, उसका जितना आईटीसी है, या फिर 10% ऑफ आईटीसी अपलोडेड, दोनों में जो भी लोअर है, 1,20,000 और 3600। सर 3600 लोअर है तो टोटल आईटीसी कितना मिल गया? 39,600। क्लियर? तो जो अपलोड है वो तो मिलना ही मिलना है, जो अपलोड है वो तो मिलना ही मिलना है, उसका तो कोई रोक नहीं पाएगा, उसका तो कोई रोक नहीं पाएगा, ये तो आपको मिलना ही मिलना है। जो अपलोडेड नहीं है, जो अपलोडेड नहीं है, इसे रिस्ट्रिक्ट करा जाता है जितना अपलोडेड है उसके 10% पे। इसे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है जितना अपलोडेड है उसके 10% पे, इससे ज्यादा नहीं ले पाओगे। आई होप क्लियर हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1। आई होप एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर हुआ है। XYZ लिमिटेड परचेज्ड गुड्स वैल्यूइंग 6 lakh exclusive of CGST and SGST at the rate of 9% under the cover of invoice dated 25th December 19. Company made the payment to supplier on the same date. Since there was a doubt regarding the admissibility of the tax credit on such supplies, company did not take the ITC at the time of the receipt of input. The company did not make the ITC at the time of receipt of input. The company obtained the clarification from a legal consultant who opined that the goods are eligible for input under the ITC. The opinion was received on 5th May 2020. Company now wants to avail the ITC credit of the tax paid on such input. Can it do so? The company has filed its annual return for the year 1920 on 12th August 20. तो सितंबर की रिटर्न फाइल होने से पहले आपकी एनुअल की रिटर्न फाइल हुई है। सितंबर 20 की रिटर्न फाइल होने से पहले आपकी एनुअल रिटर्न फाइल हुई है। टाइम लिमिट for availing the ITC for the period of 2019-20 shall be the earlier of following: A. Return of September 20। रिटर्न ऑफ सितंबर 20 कब जाएगी? 20th अक्टूबर 20 को। या फिर एनुअल रिटर्न ऑफ रिलेवेंट ईयर, रिलेवेंट ईयर 19-20, 19-20 का एनुअल रिटर्न अपन ने फाइल किया है 12th August 20, विच एवर इज अर्लियर। तो लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट फॉर अवेलिंग द आईटीसी है 12th August 20। Last date for availing the ITC of 2019-20 is 12th August 20. Yes, now the company can claim the ITC. पहले उसने पूछा था can it do so, तो can it do so में आप बताओगे yes, company can claim the ITC by 12th August 20। और अभी तारीख कितनी है? केवल 5/5 है, तो आप इसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। क्लियर हुआ फंडा? डाउट है तो पूछ लीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़े। डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़े। बाकी बातें अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। आप लोग जरा एग्जाम्पल नंबर 3 ट्राई करिएगा और मेरे को आंसर मैसेज करके बताइएगा कि आप लोग का आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट टर्न पे इसको हम डिस्कस भी करेंगे, तब तक ये आप लोग के लिए होमवर्क पे है, इसको आप लोग घर पे सेल्फ ट्राई करेंगे। बाकी बातें नेक्स्ट टर्न पे
अभी 2-3 टर्न लेगा आपका ये चैप्टर, थोड़ा सा बड़ा है और इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन ये है कि अगर अच्छे से कर लोगे तो एग्जाम में 7 से 8 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। बाय टू ऑल, टेक केयर।